40 दाम। तो अब सभी लोग तो 40 दाम नहीं दे सकते। वजह क्योंकि देखेंगे बंजर वाले के पास तो होगा ही नहीं। अब चाचर भूमि वाले में देखेंगे तो उसको 4 वर्ष में होगा, एक बार होगा, तो वो प्रति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बाल विकास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज इसमें हम देखेंगे अकबर पार्ट 2। इसमें उसकी पूरी रणनीति किस प्रकार से पूरा अपना साम्राज्य चलाता है, क्या क्या नियम कानून लगाता है, कैसे सिक्के चलाता है, क्या सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये अकबर पार्ट 2 है, अकबर का पार्ट 2 है। तो देखेंगे, इसके पहले हम पार्ट 1 समाप्त कर चुके हैं। मुद्रा प्रणाली, यानी कि अकबर के समय में जिस तरीके से आज के समय में मुद्रा चलती है उसी तरीके से अकबर के समय में भी मुद्रा चलता था। तो उसमें कौन सी मुद्रा थी, क्या नाम था, जैसे आज रुपए नाम है तो उस समय जो चलता था उसका क्या नाम था और कितना क्या उसका कीमत होती थी और अन्य मुद्रा के तुलना में। तो ये चीज़ें हम देखते हैं पहले इसमें। तो 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये बराबर, यानी कि अकबर के समय में 40 दाम होता था। यानी कि जो अकबर चलाया था तो दाम चलाता था, तो उसमें क्या होता था 1 रुपये, यानी कि 1 रुपये बराबर अगर तो 40 दाम अगर आप देंगे तो आपको 1 रुपये मिलेगा। आपके पास 40 दाम है तो वो 1 रुपये के बराबर होगा। वो भी अकबर के समय में जो दाम चलता था वो 40 दाम, लेकिन अगर वहीं शेरशाह सूरी के समय में जो दाम था वो 64 दाम के बराबर 1 रुपये होता था। यानी कि कहने का तात्पर्य ऐसे देखें, अकबर के समय में देखेंगे तो 40 दाम बराबर 1 रुपये, शेरशाह सूरी के समय में देखेंगे तो 64 दाम बराबर 1 रुपये, ये होता था। उसी तरीके से अब जैसे देखेंगे, आज देखेंगे डॉलर देखेंगे तो डॉलर, यानी कि 1 डॉलर, आपको अगर 1 डॉलर लेना है तो आपको 80 रुपये प्लस, कम से कम 80 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब आपको 1 डॉलर मिलेगा। 1 डॉलर की कीमत 80 रुपये है। उसी तरीके से ये यानी कि दाम, यानी कि 64 दाम बराबर 1 रुपये शेरशाह सूरी के समय में। उसी तरीके से 40 दाम अकबर के समय में बराबर 40 दाम बराबर 1 रुपये। तो यानी कि 1 रुपये का कीमत 40 दाम होता था और अकबर के समय में। शेरशाह सूरी के समय में 1 रुपये बराबर 64 दाम होता था। ये चीज़ें तो इस तरीके से जैसे ये हम समझ लिए, यानी कि 1 डॉलर बराबर 80 रुपये। ठीक, तो देखेंगे अभी देखेंगे, जैसे देखेंगे इस समय 80 रुपये है, लेकिन यही जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में 1 डॉलर, यानी कि अगर आपको 1 डॉलर लेना है तो आपको 60 रुपये देना होता था, 60 रुपये उनके समय में। तो देखेंगे 20 रुपये इन 8 सालों में, 8 से 10 सालों में बढ़ चुका है, यानी कि 20 रुपये कीमत बढ़ चुका है ना, यानी कि 20 रुपये ज़्यादा लग रहा है अब देखेंगे पहले की अपेक्षा। अगर ऐसे देखा जाए तो पूछा जाए, अगर 1 डॉलर आपको लेना है तो अगर आपको मोदी के समय का रुपये देना है तो 80 रुपये देना पड़ेगा, ऐसे समझिए। अगर आपको वही 1 ही डॉलर लेना है और उस समय में जब मनमोहन सिंह थे उस समय कितना कीमत था, तो उस समय 60 रुपये था। तो इस तरीके से उसी जैसे सेम उसी तरीके से तो शेरशाह सूरी के समय में 64 दाम था। तो यहाँ देखेंगे क्या कंसेप्ट है, यहाँ डॉलर का कीमत देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के समय में, यानी कि मनमोहन सिंह के बाद नरेंद्र मोदी के समय में बढ़ा है। यानी कि इस तरीके से बढ़ा है का तात्पर्य मतलब यानी कि घाटा है, नुकसान है। यानी जैसे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 60 रुपये है तो आपको 1 डॉलर मिल जाता मनमोहन सिंह के समय में। अगर अभी आपके पास 80 रुपये है तो अब जाकर के 1 डॉलर मिलेगा मोदी के समय में। तो उसी तरीके से देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो 60 से 80 हो गया, यानी कि 20 बढ़ गया, यानी कि समय 8 से 10 साल में बढ़ गया। लेकिन देखेंगे तो पहले शेरशाह सूरी राज किया, उसके बाद अकबर आया। तो इस तरीके से देखेंगे तो बढ़ना चाहिए था, यानी कि अकबर के समय में दाम का, यानी कि जो कीमत घटना चाहिए था, लेकिन दाम का कीमत बढ़ गया। बढ़ कैसे गया, क्योंकि 64 से देखेंगे 40 हो गया, यानी कि 24 दाम देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो 24 दाम कम हो गया। शेरशाह सूरी के बाद से अकबर आता है तो अकबर के समय में क्या है कि घटना चाहिए, है ना, यानी कि, लेकिन फिर भी वो उसकी रणनीति इतनी अच्छी थी, घटने के बजाय
बढ़ गया। यानी कि जो बढ़ने का तात्पर्य ये कि यानी कि कम दाम में ही 1 रुपये मिल जाएगा, और शेरशाह सूरी के समय में ज़्यादा दाम के देना होता, तब जाकर के आपको 1 रुपये मिलता। ये थी जैसे। अब अगला ऐसे देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था मतलब यानी कि भूमि को किस प्रकार से वो डिवाइड किया, किस प्रकार से चलता था, ये देखना इसमें। भू राजस्व व्यवस्था 3 पार्ट में डिवाइड करता है। जाब्ती प्रणाली, कनकूट प्रणाली, आईने दहसाला। इन 3 प्रणाली के माध्यम से किसी को जमीन दिया जाता था खेती करने के लिए। तो देखेंगे जाब्ती प्रणाली, अगर मान लीजिए टैक्स लगाना है तो पहले क्या करता था, पहले उस खेत को पूरा पैमाइश कर लेता। पैमाइश मतलब उसका माप कर लेता, कितना आकार है, कितना लंबा चौड़ा क्या है, पूरा पैमाइश कर लिया, तो उसी को कहते जाब्ती प्रणाली। यानी कि जैसे ये बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, इसको पूरा हम कितना इसकी ऊंचाई है, कितनी इसकी लंबाई है, ये सारी चीज़ें अगर हम चेक करके उसके नोट कर ले तो इसी को कहा जाएगा जाब्ती प्रणाली अकबर के समय में। अगर अब उसके बाद देखेंगे कनकूट प्रणाली। कनकूट प्रणाली में अब मान लीजिए कि हम इस एरिया को पूरा हम माप लिए कितना है, अब हम इसमें इस एरिया को हम पकड़ करके देखेंगे इसमें कितना उपज हो रहा, कितना पैदावार हो रहा, तो इस पैदावार को ही कहते हैं कनकूट प्रणाली। कनकूट प्रणाली यानी कि उपज को पता करना, यानी कि उसको पहले मापेंगे, फिर उसमें जो बीज पड़ेगा उसमें कितना उपज हो रहा, उसको कनकूट प्रणाली कहते हैं। आईने दहसाला यानी कि 1 साल में कितना पैदा हुआ, ये यानी कि कनकूट प्रणाली हो गया। लेकिन आईने दहसाला 10 साल में कितना उपज हुआ, यानी कि 10 साल है, 10 वर्ष है, 10 वर्ष में कितना पैदा हो रहा, इसी को कहते हैं आईने दहसाला। जैसे किसी खेत को हम माप लिए, पता लग गया कि ये कितने स्क्वायर फीट में है, अब हमको ये पता करना है कि इसने जितना स्क्वायर फीट हम मापे इसमें कितना पैदावार हो रहा, वो भी 1 साल में, तो ये भी हमको पता लग गया। फिर 1 साल का अगर हमको पता लग गया तो हम उतना गुणा 10 कर देंगे तो 10 साल का पता लग जाएगा। तो इतना पूरा पैमाइश करके इसी को भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। यानी कि भू राजस्व व्यवस्था के तहत यानी कि पूरा का पूरा 3 पार्ट में डिवाइड करके उस जमीन का कीमत और कितना पैदावार क्या है, कैसे सारी चीज़ें निकाल लिया जाता था। फिर उस व्यक्ति को टैक्स वगैरह लगाना होता था, कैसे क्या करना, फिर उसके बाद से डिसाइड होता था। उपज भूमि यानी कि उपज भूमि को 4 श्रेणी में बांटा गया। 4 श्रेणी में उपज भूमि: पोयजल भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। यानी कि अब मान लीजिए हम पूरा पैमाइश निकाल लिए, 10 साल का भी क्लियर कर लिए, लेकिन अब हमको ये क्लियर करना है कि ये कौन सी जमीन है। मान लीजिए अगर हम किसी बंजर जमीन का निकाल रहे हैं रेशियो, तो बंजर जमीन में तो पैदा नहीं होगा, अब पैदावार नहीं होगा, तो पूरा मान लीजिए और जो खेत है कौन सी कितनी कीमत की है, कौन सी सारी चीज़ें ये निकालना। तो यानी कि उपज के आधार पर भूमि को 4 भाग में डिवाइड किया। तो 4 भाग में डिवाइड किया यानी कि देखेंगे ऐसे समझे तो देखेंगे अकबर का जो रणनीति था, यानी कि भारत पर राज करने का जो रणनीति था उसका, वो काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त था। जैसे राम सीता का भी सिक्का चलाता है। क्यों? क्योंकि राम सीता का सिक्का चलाने का तात्पर्य ये हो गया कि इससे हिंदू भी खुश रहेंगे, और हिंदू जब खुश रहेंगे तो शांति से चुपचाप रहेंगे, तो इससे उसको राज करने में आसान हो जाता। इसीलिए अकबर का जो रणनीति थी वो काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा था। उसका जो भी यानी कि सिस्टमेटिक पूरा एक प्रशासनिक व्यवस्था था वो काफ़ी बेहतर था, अन्य राजाओं की अपेक्षा काफ़ी बेहतर था, जिसका आज भी मॉडर्न युग में भी सरकारें उसका अनुसरण करती हैं, उसके नियम कानून का, उसकी पद्धति को कितना प्रकार से बांट करके अपनी राज व्यवस्था को कितना बढ़िया सुदृढ़ व्यवस्था से चलाता है, ये आज भी लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो देखेंगे तो उपज के अनुसार ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 4 श्रेणी में। इसमें खूब अच्छा पैदावार होता था। कि पोजल मतलब इसमें प्रतिवर्ष हर वर्ष इसमें खेती की जाती थी, यानी कि इसमें प्रतिवर्ष
इसमें प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी वर्ष इसमें गैप कर दिया जाए या फिर 2-3 साल ना बोया जाए। तो इसमें प्रत्येक वर्ष जिसमें खेती की जाती थी उसको पोजल भूमि का नाम दिया गया। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि मतलब एक वर्ष के अंतराल, एक वर्ष अंतराल। देखेंगे तो प्रतिभूमि, प्रति मतलब क्या होता है हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ जो जिसमें पैदावार नहीं किया जाता, जिसको बोया जोता नहीं जाता, जिसमें खेती नहीं की जाती उसको प्रति कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रति का तात्पर्य ये है कि जिस खेत में एक बार बीज डाल दिया जाता था, बो दिया जाता था, तो उसको एक साल प्रति रख दिया जाता था, फिर अगले बार बोया जोता जाता था, तो उसी को प्रतिभूमि का नाम दिया गया। क्यों ऐसा किया जाता था? जो अच्छी जमीनें होती थी वो प्रत्येक वर्ष पैदावार उसमें होता था, लेकिन जो थोड़ा सा लो कैटेगरी की थी उसमें प्रत्येक वर्ष नहीं होता था। तो इसके वजह से उसका उर्वरा बढ़ जाए, एक वर्ष प्रति रख दिया जाता था। क्योंकि आज देखेंगे आज के समय में 3-3 महीने 6-6 महीने में फसलें काट ली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में टेक्निक चीज़ें ज़्यादा हैं और आज के समय में खाद्य वस्तुएं सामग्री पर्याप्त मात्रा में हम जितना आवश्यकता होता है हम उतना डाल देते हैं तो एनर्जी मिल जाता है। पेड़ पौधे ऑटोमेटिक जो पौधे होते हैं वो विकास कर जाते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, इतना विकास नहीं था, यानी कि खाद्य सामग्री इतना उपलब्ध नहीं थी, ये सब खाद्य सामग्री नहीं था। तो उसके लिए क्या करते थे, एक वर्ष वो रख देते थे प्रति, उसके बाद से फिर जब करते तो उसमें उसकी कीमत यानी कि जो पैदावार होती थी वो बढ़ जाती, तो अच्छा पैदावार होता था। तो उसी को यानी कि जब प्रति भूमि को एक वर्ष अंतराल में बोया जाता था। चाचर भूमि, चाचर भूमि मतलब देखेंगे तो 4 वर्ष अंतराल में, जो बिल्कुल 4 वर्ष अंतराल में चाचर भूमि, यानी कि ये क्या होता था, इसमें 4 वर्ष रोक दिया जाता था। एक बार बोया जाता था फिर 4 वर्ष रोक दिया जाता। चाचर मतलब 4, ऐसे समझेंगे, चाचर मतलब 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद इसको बोया जाता था, तब जाकर के इसमें अच्छा पैदावार होता था। 4 वर्ष बाद क्यों बोया जाता था? मजबूरी होता था कि अगर उसके पहले ही कर लेते तो पैदावार नहीं होता था। जो फसलें लगती थी वो बिल्कुल सूख सूख करके रह जाती, हल्का फुल्का बस विकास करती, विकास नहीं करता। इसके वजह से उसको रोक करके 4 वर्ष अंतराल में, तो याद रखेंगे चाचर मतलब 4 वर्ष बाद, पोजल मतलब प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष। उसके बाद से अगला देखेंगे तो प्रति भूमि 1 वर्ष रखा जाता था प्रति, फिर बोया जाता था। चाचर भूमि 4 वर्ष रखा जाता था, उसके बाद बोया जाता था। बंजर भूमि, बंजर भूमि में क्या होता था, इसमें खेती नहीं होती थी। बंजर आज भी देखेंगे जो ऊसर हो जाता है, जिसमें यानी कि जिसमें देखेंगे किसी भी प्रकार का पैदावार नहीं होता है, बिल्कुल वो ऊसर होता है, बंजर होता है। तो उस तरीके से जो बंजर हुआ करता था उसको अलग रख दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर करके फिर उस व्यक्ति पर, जो इंसान जो व्यक्ति उस खेत को जोतता बोता था, बोया करता था, उस पर वो टैक्स लगाने का काम करते थे। अगर मान लीजिए कि ये अब जो मान लीजिए किसी पर 40 दाम का टैक्स लगा दिया गया, यानी कि एक साल में इसको 40 दाम देना, इसको 40 दाम, इसको 40 दाम, इसको 40 दाम, तो अब सभी लोग तो 40-40 दाम नहीं दे सकते। वजह क्योंकि देखेंगे बंजर वाले के पास तो होगा ही नहीं। अब चाचर भूमि वाले में देखेंगे तो उसको 4 वर्ष में होगा, एक बार होगा, तो वो प्रत्येक वर्ष 40 दाम तो दे नहीं सकता है। प्रति भूमि वाला दे भी सकता है लेकिन एक साल, लेकिन जिस साल जुताई करेगा उस साल तो नहीं दे सकता है। और पोजल वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके वजह से वो पूरा पैमाइश करवाता है ताकि हमको खेतों का एक आकलन मिल जाए, कौन सा किसमें पैदावार ज़्यादा हो रहा, किसमें कम हो रहा। उसके बाद से तब टैक्स लगाया जाएगा। तो खेत जोतने वाला कभी नाराज नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, और वो पैदावार के अनुसार फिर वो टैक्स जमा कर देगा। लेकिन अगर ऐसे आंख मूंद करके सबको कह दिया जाए कि 1-1 बीघा जिसके पास भी है वो प्रत्येक वर्ष 40-40 दाम जमा करेंगे टैक्स, तो ऐसा तो संभव नहीं था, लोग भड़क जाते। इसके वजह से वो खेतों का पैमाइश करवाया, तो उसको 4 श्रेणी में बांटा। उसके बाद फिर देखेंगे तो देखेंगे लगान वसूली के आधार पर भूमि। अब ये क्या करता है, इतना क्लियर कर लिया तो लगान वसूली यानी कि जो वसूल करना, लगान यानी कि लगान मतलब टैक्स, टैक्स जो लेना है वो कैसे, किस आधार पर लेना है, किस बेस पर लेना है, ये चीजें देखेंगे। तो देखेंगे खालसा भूमि, जागी भूमि, पैबाकी भूमि, मददमाश भूमि, 4 पार्ट में डिवाइड किया। यानी कि इसको भी ये 4 पार्ट में ये किया। पहले इसको देखेंगे तो ये यानी कि बिल्कुल भू राजस्व, इसको पूरा माफ करवाया।
उसके बाद से फिर उपज कितना किसमें कैसी है उपज के मामले में, उसके बाद से फिर देखेंगे तो लगान वसूली यानी कि टैक्स कैसे किसको कैसे लेना है। खालसा भूमि, खालसा भूमि कि ये सरकारी जमीन होती थी, यानी कि इसका पूरा का पूरा जो ये खालसा जमीन होता था ये सरकार के अंडर में होती थी, ये सरकारी जमीन होती थी। उसके बाद से जागी भूमि, जागी भूमि क्या करते थे, ये मनसबदारों को दिया गया रहता था। मनसबदार, इसका जो जागी भूमि था इसका हिस्सेदार यानी कि मनसबदार हुआ करते थे। अब मनसबदार कौन होता था, जैसे मान लीजिए कि किसी एक कबीला है, एक कोई किला है, कबीला है जिसमें 10 घोड़े हैं और उसमें 10 सैनिक हैं, तो यानी कि घुड़सवार 10 हैं, 10 पैदल सैनिक हैं, यानी कि 10 10 20 और 10 घोड़े 30। अब ये हैं तो इनका मुखिया यानी कि जो इनका मेन बना दिया उन्हीं को कहते थे मनसबदार। ठीक, अब ये मनसबदार क्या करते थे, इन्हीं को ये जागी भूमि के मालिक इनको बना दिया। अब ये जागी भूमि भी संभालते और इधर ये मनसबदारी यानी कि ये चीज़ें इधर भी संभालते। तो ये मनसबदार के अंडर में रहता था। पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि देखेंगे, अगर मान लीजिए 10 घुड़सवार 10 पैदल सैनिक हैं और 10 घोड़े हैं, 30 लोग हैं, अगर मान लीजिए इसी में घाटा लग गया, नुकसान हो गया, तो घाटे की पूर्ति पैबाकी भूमि से करते थे। तो उसका जो देख रेख करना होता था तो पैबाकी भूमि को क्या करते थे, यानी कि राजा के माध्यम से उसको दे दिया जाता था पैबाकी भूमि की इतना अगर आपका घाटा लग गया, इतना से कम हो गया, मान लीजिए कि आप जैसे सैलरी देना है नहीं दे पा रहे हैं इस जागी भूमि से, तो आपको थोड़ा सा पैबाकी भूमि मिल जाएगा। तो घाटे की पूर्ति करने के लिए पैबाकी भूमि होती थी। तो ऐसे समझे, ये खालसा भूमि ये सरकारी होता था, बिल्कुल राजा के अंडर में होता था। जागी भूमि मनसबदार के अंडर में होता था। पैबाकी भूमि से मनसबदार के घाटे को भरा जाता था। मददमाश भूमि मदद के लिए यानी कि दान के लिए ये जमीनें रखी गई रहती थी। राजा किसी को दान दे दिया तो वो बिल्कुल उसका एकदम रखा रहे और उसको जोते बोए अपना खाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मददमाश भूमि। तो देखेंगे 4 प्रकार के टैक्स वसूली के आधार पर 4 प्रकार से। तो टैक्स देखेंगे, टैक्स ये नहीं लेता था, यानी कि टैक्स ले रहा था, इनडायरेक्टली नहीं ले रहा था। मतलब कैसे समझे, कहेंगे कैसे, तो देखेंगे मनसबदार जैसे हैं, मान लीजिए कि 10 घोड़े हैं, 10 घुड़सवार हैं और 10 पैदल सैनिक हैं, 30 लोग हो गए, यानी कि 10 घोड़े और 10 पैदल सैनिक 10 घुड़सवार 30 लोग हो गए। अब इनके खर्चे ऐसे मान लीजिए कि आज के समय में ऐसे मानिए कि 1000 रुपये, 1000 रुपये इनको खर्चा लग रहा, मान लीजिए इन्हें 30 लोगों का। अब ये 30 लोगों का जो 1000 हो रहा, तो वो 1000 टैक्स वाले जमीन को, अब मान लीजिए 1000 टैक्स हमको 50 बीघे में मिल रहा, तो हम 50 बीघा इस जागी भूमि वाला यानी कि मनसबदार को दे देते कि ये आप 10 घुड़सवार 10 पैदल सैनिक 10 घोड़े को खर्चा सैलरी देना, ये सारी चीजें आपको ये 50 बीघा मिल जा रहा, इससे आप इसकी आपूर्ति कर लेंगे। तो इससे क्या होता था, लोग खुश हो जाते थे, यानी कि मनसबदार भी खुश हुआ करते थे और राजा के ऊपर टेंशन सिरदर्द कम हो जाता था। होशियार क्योंकि था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजी के अनुसार वो अपना राज चलाता था। ऐसे मतलब ऐसे तात्पर्य समझे कि अगर वो उनको 50 बीघे दे दिया तो राजा का 2 फायदा हो गया। पहली नंबर तो उसको वो 50 बीघे का जो जिम्मेदारी है वो मनसबदार समझेंगे, और दूसरा अगर मान लीजिए मनसबदार को दे दिया तो उससे 50 बीघे का जिम्मेदारी मनसबदार को हो गया। राजा से उसका लेखा देखा कोई दिक्कत नहीं, उसको टेंशन नहीं लेना है, जाकर के मनसबदार टैक्स वसूल लेंगे उस 50 बीघे के कार्यकर्ता से, जो लोग करते हैं, जिसको जो खेती करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए वो 50 बीघा राजा के अंडर में होता तो मनसबदार ना वहां रहता और राजा के अंडर में होता, तो वहां डबल खर्च आते। पहले नंबर तो राजा के पास ऐसे एक पर्सनल व्यक्ति होता जो उस टैक्स को वसूली करता, राजा के पास आता, राजा के पास एक लंबा सिरदर्द हो जाता, टेंशन होता। अब उसके बाद से वो पैसा फिर राजा देता मनसबदार को। तो ये बीच का जो एक और प्रोसीजर है, इसको हटा करके डायरेक्ट जागी भूमि यानी कि
मनसबदार को दे दिया और वो मनसबदार जा करके उनसे टैक्स वसूली करके अपने घोड़े का, घुड़सवार का, पैदल सैनिक का पूरा खर्चा संभालेंगे और अपना सैलरी भी उसी इस पैसे से देंगे। अगर घाटा लग गया, घाटा हो गया, मान लीजिए कि जो 1000 रुपये है वो 800 रुपये मिला, तो उसको खुश करने के लिए, मान लीजिए अब अपने घर से तो कोई मनसबदार करेगा नहीं, मान लीजिए कि टैक्स नहीं मिल पाया, कुछ इधर उधर हो गया, तो उसकी घाटे की भरपाई करने के लिए पैबाकी भूमि दे दिया, जिससे कि क्या होगा कि आप ये जमीन ले लीजिए और 10 बीघे, और उसकी जो घाटा लगा उसकी आपूर्ति आप कर लीजिए। तो फिर वो भी पैबाकी भूमि 10 बीघा जा करके मनसबदार को सौंप देता था, ना कि उसका टैक्स राजा लेगा फिर राजा मनसबदार को देगा। तो ये स्ट्रेटजी इसकी थी। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से अपना ये पूरा राजपाट चलाता है, बहुत ही अच्छे से। तो बस ये वीडियो यहीं तक, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय यूपी।